माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको एडवांस अकाउंट ये सब्जेक्ट का जो 4th नंबर का चैप्टर वो पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो 4th नंबर के चैप्टर का नाम आप लोगों को दिया है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, फाइनल अकाउंट्स ये वर्ड आपके लिए बहुत जाना पहचाना और पुराना है। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड से फाइनल अकाउंट क्या है ये पता है, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड 12th एफवाई एसवाई हर जगह फाइनल अकाउंट किया है। मैं आपको बता दूं कि 11th 12th में आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया, एफवाई बीकॉम में चैरिटेबल ट्रस्ट का फाइनल अकाउंट है। ओके, एसवाई बीकॉम में कंपनी फाइनल अकाउंट था। अगर पिछले साल का आपको थोड़ा याद आ रहा है तो बहुत बड़ा था वो कंपनी फाइनल अकाउंट। ओके, और इस साल आपको 2 फाइनल अकाउंट्स करने के लिए है। एक जो पहले चैप्टर में है, ओके, क्या है नाम, बैंकिंग फाइनल अकाउंट, और एक ये जो 4th नंबर के चैप्टर में दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट। आप सब लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज पता है। ओके, सबसे पहले सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 था। ओके, अभी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है और उसका फॉर्मुलेटेड 1961 से हुआ है। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ओके, कुछ कॉमन लोग एक ही पर्पज से कहीं पे एक सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं और काम करते हैं, उसमें से कुछ लोग या अपनी ज़रूरतें कंप्लीट करते हैं। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अभी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलना चाहिए इसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ओके, दूसरी एक चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फिनेंशियल पोजीशन समझ में आनी चाहिए। फिनेंशियल पोजीशन समझ में आती है बैलेंस शीट से। ओके, ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे बैंकिंग फाइनल अकाउंट है उसमें शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा अलग है। ये पैटर्न 11 12 जैसा है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हम 11 12 में बनाते थे, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वैसे ही बैलेंस शीट बनाना है। तो आप लोगों को लगेगा सर हाँ वो वैसे ही है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीजों की जगह सेट है। ओके, मतलब वो चीजें वहीं पे लिखनी है। ओके, मैंने आपको उस जगह पे क्या क्या होता है, कौन सी चीजें लिखनी है, हम 1 बाय 1 अब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म जो ए है वो आपको बताऊंगा, फिर फॉर्म जो बी है वो बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म ए। ओके, उसमें क्या दिया है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी there are 2 sides, one is डेबिट, आप लोगों को पता है। ओके, सेकेंड इज क्रेडिट, आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट लॉस को 2 साइड्स होती है, एक होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट। ओके, डेबिट साइड में क्या क्या आता है, तो डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड गेन्स। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट दिया गया है और पेड और पेबल, मतलब हमें इंटरेस्ट देना है, मतलब दिया है हमने या देना है, ऐसा कोई भी हो तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट देना ये मेरा एक्सपेंसेस होता है। ओके, सो फर्स्ट इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। अभी बैंक चार्जेस, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ बैंकों में अपने खुद के अकाउंट्स होंगे या कुछ पैसा मेंटेन करने के लिए उन्होंने वहां पे कुछ लॉकर्स वगैरह लिया होगा, उसके कुछ भी बैंक चार्जेस है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेड करने, तो वो उनका एक्सपेंडिचर है। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ। स्टाफ अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बच्चों हमें एजम्पशन करना है कि अभी हम कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये हम काम कर रहे हैं। सो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ की जो सैलरी होगी तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। अभी देखो आप लोगों को पता है प्रोविडेंट फंड हर
एक स्टाफ को देना पड़ता है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, सो वो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। हर एक सोसाइटी को या हर एक बैंक को, कोई भी अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको मैनेजर होता है, तो मैनेजर को भी कुछ सैलरी देनी पड़ती है, अलाउंसेस देना पड़ता है, दिस इज आल्सो एक्सपेंडिचर। उसके बाद है अटेंडेंस फीस, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी मेंबर। ये अटेंडेंस फीस वगैरह कुछ होगी, जहाँ पे कहीं पे जाके कुछ अटेंड करना है, वहाँ पे जाने के लिए कुछ ट्रैवलिंग फीस है, और कमिटी मेंबर्स वगैरह होते हैं उनका वो पैसा देना पड़ता है, सो दिस इज आल्सो एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, हमने स्टाफ को कहीं पे कुछ काम के लिए भेजा है तो वो फोकट में थोड़ी जाएगा, उसका जो पैसा है वो हमें बियर करना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी को बियर करना पड़ेगा, सो वो जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे आएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कुछ रेंट्स वगैरह होगा, टैक्सेस कुछ हो, रेट्स एंड टैक्सेस कुछ हो गए तो वो भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद है पोस्टेज, टेलीग्राम फोन चार्जेस, पोस्टेज कुरियर करना पड़ता है कुछ ना कुछ, टेलीफोन होता है, टेलीग्राम होता है, ये सब चीज़ों का एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप लोगों को तो पता है, कोई भी ऑफिस हो या कोई भी सोसाइटी हो, कहीं पे भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो लगने वाली है, सो दिस इज आल्सो एक्सपेंडिचर। ऑडिट फी, अभी आप लोगों को पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसको ऑडिट करना पड़ता है, और ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फोकट में ऑडिट नहीं करेगा, उसमें कुछ पैसा लेगा, सो वो है ऑडिट फी। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी बहुत सारे जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे टी एक्सपेंसेस हो गया, ओके। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अभी क्या होता है नॉर्मली पैसे जो मिलते हैं, ओके, हमने किसी को लोन दिया है, कुछ लोग हमारे पैसे नहीं देते हैं, सो वो पैसे हमें हमारे डूब जाते हैं, सो हमारा वो लॉस है, सो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, एसेट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन होगा, मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इनडायरेक्टली वो हमारा लॉस है, तो लॉस यहाँ पे आता है। लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम तो नहीं आएगा लेकिन लैंड के हिसाब से कुछ एक्सपेंडिचर हुआ तो वो यहाँ पे आएगा। और इसके अलावा कुछ भी अदर आइटम्स हो या अदर एक्सपेंडिचर हो यहाँ पे आएगा। और इन सबको अगर क्लोज करके क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे बेचते हैं, बैलेंस शीट। ये सब 11 स्टैंडर्ड का है, ओके। उसके बाद ये जो डेबिट साइड हो गई, अभी हमें क्रेडिट साइड देखनी है, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की होती है, ये इनकम एंड गेन्स की होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब पैसा मिला, इनकम यहाँ पे आएगा। इनकम दो तरीके के, लॉन्स एंड एडवांसेस। कभी कभी अभी सोसाइटी है, आप लोगों को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लोन देती है, लोन दिया, एडवांस में पैसे दिए, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा इनकम। इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी सोसाइटी ने तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनकम होगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अभी सोसाइटी ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए होंगे तो उसके ऊपर मिलेगा डिविडेंड। उसके बाद कमीशन है, सोसाइटी को कमीशन भी मिल सकता है। और फोर्थ नंबर है मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम में बहुत सारे इनकम है जिससे हमें पैसे मिलते हैं, शेयर ट्रांसफर फीस से पैसे मिले इनकम, रेंट मिला इनकम, ओके, रिबेट इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद सेल ऑफ फॉर्म सेल ऑफ किए, अदर आइटम्स, इन सब में से हमें मिसलेनियस इनकम होता है। हमें कुछ लेना नहीं है कि बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनकम होगा तो वो यहाँ पे लिखना है, लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लैंड का जो भी इनकम होगा वो लेना है। अगर ये साइड बड़ी होगी तो यहाँ पे टोटल लेनी है, वो यहाँ पे लानी है, ये आइटम लेस करने हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। यह था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमें जाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बहुत नेसेसरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि बैलेंस शीट से पता चलती है हमें बिजनेस या सोसाइटी जो भी होगी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड आप लोगों को बता दूं। लायबिलिटी मींस पैसे देना। आप लोगों को 11 स्टैंडर्ड से ये वर्ड ज्यादा पहचाना है। अभी देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें सीक्वेंसली जाना है। सीक्वेंस ये वर्ड बड़ा जरूरी है, ओके। सो जैसे बैंकिंग फाइनल अकाउंट में शेड्यूल होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ नंबर
हिसाब से हमें चीजें लिखनी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब अगर कॉल्स इन एरियल्स होगा तो वो टेस्ट करेंगे। ये है शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स, ऐसा कोई भी फंड होगा तो वो हम यहाँ पे लेंगे। जैसे बिल्डिंग फंड होगा, स्पेशल कोई भी फंड होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, अभी स्टाफ प्रोविडेंट फंड मतलब आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, सैलरी देती है, और सैलरी के ऊपर कुछ पैसे जमा करके रखती है, कर करके रखती है, और वो पीएफ में डालती है और खुद का भी कुछ कंट्रीब्यूशन करती है। वो पैसे फिलहाल किसके पास होती है, सोसाइटी के पास, फिर वो देना होता है ना किसको, एम्प्लॉय को, दैट्स उसी वजह से वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। सो स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड लोन, अभी आप लोगों को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन लेती है, सिक्योर्ड लोन लेती है, ओके, अनसिक्योर्ड लोन भी लेती है, ओके। उसके बाद डिपॉजिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोग डिपॉजिट रखते हैं, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स, ये सब डिपॉजिट रखते हैं। मुझे बताओ ये लोगों ने पैसे हमारे पास दिया है, लेकिन ये हमारा है क्या, मतलब सोसाइटी का है क्या, नहीं, वो लोगों को कभी ना कभी हमें रिटर्न देना पड़ेगा, आवर लायबिलिटी। उसके बाद करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी होगी तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ओके। उसके बाद अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड देना होता है, सोसाइटी है मतलब उसके जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, ओके। जो भी अनपेड डिविडेंड है वो यहाँ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट देना है, ओके, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, वो भी यहाँ पे लिखना है, वो भी हमारी लायबिलिटी। और इसके अलावा जो भी लायबिलिटी बनेगी वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा तो लिखना है, उसमें से लेस एप्रोप्रिएशन, मतलब कुछ एप्रोप्रिएट करना होगा तो वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी होगी तो वो लिखनी है। ऐसा हमारा लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर था। ये आप लोगों को बहुत जाना पहचाना है, ओके, बस आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। अभी बढ़ते हैं हम हमारी एसेट की तरफ। एसेट में सबसे पहले आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके ये हमारे एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट की होगी सोसाइटी में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट, सो एसेट यहाँ पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा होगा तो वो प्रोविडेंट फंड लास्ट में देते हैं एम्प्लॉय को, जब वो जॉब लीव करता है या बीच में कुछ सर्टेन कंडीशंस में देते हैं, लेकिन तब तक वो पैसा वो सोसाइटी क्या करती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये भी एसेट कहलाती है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, लोन दिए जाते हैं, एडवांस में पैसे दिए जाते हैं, कभी ना कभी वो पैसा हमें मिलने वाले, और एसेट्स एसेट यहाँ पे लिखेंगे। सन्ड्री डेटर, जिन लोगों को हमने ऑन क्रेडिट्स के ऊपर कुछ दिया है सो वो है हमारे सन्ड्री डेटर, ओके। उसके बाद करंट एसेट, आप लोगों को पता है करंट एसेट यहाँ पे आएगी। फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट्स आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक है, ओके। अगर बिल्स रिसीवेबल था, फिक्स एसेट में आपको पता है बिल्डिंग आएगी, मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे जैसे अंडरराइटिंग कमीशंस होगा, ये यहाँ पे आएगा। अदर आइटम्स, इसके अलावा अगर कुछ ऐसे लगा कि सर ये जो एसेट है वो अदर आइटम में लिखेंगे। और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम जो एक्यूमुलेटेड लॉस नॉट रिटर्न ऑफ किया है वो लेंगे यहाँ पे। और लास्ट में करंट लॉसेस, इस साल के जो भी करंट लॉसेस होंगे वो लेंगे। इस तरीके से इसकी टोटल और इसकी टोटल हमारी मैच होनी चाहिए, मतलब टैली होनी चाहिए। अगर टैली हुआ तो समझो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फाइनल अकाउंट था। ये पैटर्न बड़ा जरूरी है और इसके बाद हम लेंगे प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू सो मच।